हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं आज आपके साथ क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के नोट शेयर कर रही हूँ। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लेंथी भी है, पर अगर आप ये नोट्स अच्छे से कर लेंगे तो इनफ है। मैंने अपने नोट्स में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड करी हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। आइए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मैं आपको अपने नोट्स साथ साथ समझाते भी जाऊँगी ताकि आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। दिस लीड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स. Taxes were increased, custom duties were raised and income tax introduced. As a result, this lead to extreme hardship for common people. अब जब आपके टैक्सेस इंक्रीज़ हुए और कस्टम ड्यूटीज़ भी बढ़ाई गई तो इसका आम जनता पर इफ़ेक्ट हुआ होगा। वो इफ़ेक्ट क्या था? तो फिफ्थ पॉइंट इज़ villages were called upon to supply soldiers and forced recruitment in rural areas, which caused widespread anger. Crops failed in many parts of India. As a result, millions of people perished due to famine and epidemic. नेक्स्ट टॉपिक इज़ आपका द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। ये सत्याग्रह का आइडिया दिया कि इसने महात्मा गांधी ने। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट इज़ इट एम्फोसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। ये जो सत्याग्रह का आइडिया है, इसने किस चीज़ पर जोर डाला? सच्चाई पर, द पावर ऑफ ट्रूथ। ओके। Next is it suggested that if the cause was true and struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. Satyagraha could win the battle through non-violence, and this could be done by appealing to the conscience of the oppressor. नेक्स्ट आप नोट देख रहे होंगे, ये आप माइंड में रख लेना कि महात्मा गांधी वापस इंडिया कब आए, दैट इज़ इन जनवरी 1915। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आपका स्टार्टिंग ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट। यह आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है आपका मैप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप में आपको बोल सकते हैं कि प्लेसेस मार्क करें कि प्लांटेशन सिस्टम कहाँ पर हुआ था, दैट इज़ इन चंपारण बिहार। ओके। या आपकी कॉटन मिल वर्कर्स का कहाँ पे हुआ था, दैट इज़ इन अहमदाबाद। तो ये मैप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट आपका है रॉलेट एक्ट, जिसे हम काला कानून भी बोलते हैं। इसे किसने पास किया था? इट वॉज पास्ड इन 1919 बाय इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसे हम काला कानून क्यों बोलते हैं बच्चों? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको बहुत ही ज़्यादा पावर दे दी थी। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट गेव इनॉर्मस पावर टू गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अरेस्ट प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। कि कोई भी पर्सन अगर कोई भी गलत काम करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी हियरिंग के उसे आप सीधा जेल में डाल सकते हैं। सो गांधी जी अपोज दिस एक्ट बाय लॉन्चिंग नेशन वाइड हड़ताल सत्याग्रह ऑन 6 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है आपके इफ़ेक्ट्स ऑफ रॉलेट एक्ट। इसके इफ़ेक्ट्स क्या थे? Organized rallies, workers went on strike in railway workshops and shops closed. मार्शल लॉ इम्पोज किया गया। महात्मा गांधी को मना कर दिया गया दिल्ली आने से। महात्मा गांधी बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर। ऑन 10th April, पुलिस इन अमृतसर फायर ऑन पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग अटैक ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा। ओके, दीज वर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट है आपका जलियांवाला बाग। कब हुआ था इंसिडेंट? दैट इज़ ऑन 13th April। जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच जनरल डायर ओपन फायर ऑन लार्ज क्राउड इन अमृतसर। हिज मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोड्यूस मॉरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ। ये बेसिकली जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सत्याग्रही के मन में एक खौफ पैदा किया जाए उनके माइंड में। नेक्स्ट है आपका इफ़ेक्ट्स ऑफ जलियांवाला बाग। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या थे कि स्ट्राइक, क्लैशेस विद पुलिस, पीपल वर फ्लॉग्ड, विलेजर्स वर बॉम्ब्ड, अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट फोर्स
सत्याग्रहीज टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, क्रॉल ऑन स्ट्रीट एट्सेट्रा। ओके, अब जब बच्चों ये जब आपका ये जब सत्याग्रह मूवमेंट शुरू हुआ था, फिर ये वायलेंट में चेंज हो गया, तो फिर महात्मा गांधी ने इसको कॉल ऑफ कर दिया। ओके, तो अब इसको बंद करने के बाद उन्होंने सोचा कि इससे भी कोई बड़ी मूवमेंट हमें शुरू करनी चाहिए, बट उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हिंदू और मुस्लिम्स को इकट्ठा किया जाए। तो उसका एक तरीका क्या था, उन्होंने खिलाफत इशू, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उन्होंने खिलाफत इशू शुरू किया। अब वो क्या था? First World War ended with the defeat of Ottoman Turkey. There were rumors that harsh peace treaty was going to be imposed on Ottoman Emperor, the spiritual head of Islamic world Khalifa. So to defend Khalifa's temporal power, a Khilafat committee was formed in Bombay, March 1919. ओके बच्चों, आप एक ग्रीन पेन से देख रहे होंगे, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से याद रख लेना। ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं कि खिलाफत कमेटी कब फॉर्म हुई। ओके, तो दैट इज़ इन मार्च 1919। कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में। नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका खिलाफत कमेटी। इसके मेन मेंबर्स कौन थे? मोहम्मद अली एंड शौकत अली डिस्कस विद गांधी जी यूनाइटेड मास एक्शन एंड ही सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम। जो गांधी जी करना चाहते थे कि हिंदू एंड मुस्लिम्स को इकट्ठे लाना चाहते थे, तो उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई। सो एट कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट है आपका कि नोट है कि महात्मा गांधी की फेमस बुक कौन सी थी? दैट इज़ हिंदू स्वराज। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन फॉलोइंग स्टेजेस। ओके, फर्स्ट है आपका सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, फॉरेन गुड्स एट्सेट्रा। इफ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुड बी लॉन्च्ड। Also, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing popular support for movement. अब गांधी जी सोचते थे कि अगर हमें ये NCM मूवमेंट शुरू करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें जितने भी फॉरेन गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, हमें उनका बॉयकॉट करना होगा। हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। उन्होंने हमें जितने भी टाइटल्स दिए हैं, जितनी भी जॉब्स दी हुई हैं, हमें वो सब सरेंडर करनी होगी। और उन्होंने महात्मा गांधी ने शौकत अली के साथ टूर्स करे, मतलब वो घूमे लोगों का सपोर्ट गेन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका नोट है कि नागपुर सेशन कहाँ पर हुआ था? दैट इज़ इन दिसंबर 1920 और NCM मूवमेंट जनवरी 1921। तो आप ये ईयर्स, डेट्स अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट है आपका स्टार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुई, तो इस पर सबसे पहले किसने पार्टिसिपेट किया? मिडिल क्लास लोगों ने। इट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, लाइक स्टूडेंट्स, टीचर्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स, कॉलेजेस। ऑल्सो लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। जो महात्मा गांधी ने बोला था कि आपको फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना होगा, तो स्टूडेंट्स और टीचर्स ने यही किया। उन्होंने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए, जो ब्रिटिश स्कूल कॉलेजेस थे वो उन्होंने छोड़ दिए, और लॉयर्स ने भी अपनी जॉब्स छोड़ दी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास, वेयर जस्टिस पार्टी, अभी जस्टिस पार्टी क्या थी? पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण, फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वॉज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर। उन्होंने काउंसिल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट करा। नेक्स्ट है आपका इफ़ेक्ट्स ऑफ NCM। फॉरेन गुड्स बॉयकॉट हुए, लिकर शॉप्स पिकेटेड, फॉरेन क्लोथ्स बर्नड इन ह्यूज बॉनफायर्स, इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हार्व्ड, merchants and traders refused to trade in foreign goods, people started wearing only Indian clothes, production of Indian textile mills and handlooms increased. नेक्स्ट है आपका NCM मूवमेंट धीरे क्यों हो गया? आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है आपका स्लो डाउन क्यों हो गया?
खादी क्लोथ्स वॉज एक्सपेंसिव ड्यू टू विच पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड। अब था क्या कि जब एनसीएम मूवमेंट शुरू करनी थी तो गांधी जी ने बोला ही था कि आपको फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना होगा और इंडियन गुड्स यूज़ करने होंगे। अब इंडियन गुड्स में प्रॉब्लम ये थी, जो खादी कपड़ा था वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, उससे पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ख़रीद नहीं सकते थे, जिसकी वजह से उनको वापस फॉरेन गुड्स पर स्विच होना पड़ा। स्टूडेंट्स एंड लॉयर्स बिगेन ट्रिकलिंग बैक टू स्कूल। अब कोई भी इंडियन स्कूल्स ही नहीं थे, अब गवर्नमेंट के स्कूल्स थे, तो इसलिए उनको स्टूडेंट्स और टीचर्स को वापस स्कूल ज्वाइन करना पड़ा जो ब्रिटिश के थे। लॉयर्स जॉइन बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस। लॉयर्स को भी अपनी जॉब वापस ज्वाइन करनी पड़ी क्योंकि उनके पास और कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं था, जॉब्स ही नहीं थी कोई और। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिबेलियन इन कंट्री साइड। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र। अभी रामचंद्र कौन थे? सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फीजी एज एन इंडेंचर्ड लेबरर। तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स डिमांडेड हाई रेंट एंड वैरायटी ऑफ अदर सीजेस। Peasants demanded reduction of revenue, abolition of beggar and social boycott of oppressive landlords. Naye Dhobe bands were organized to deprive landlords of the services of barber and washerman. ये मैंने बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स बनाए हैं बुक में से ताकि आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है आपका उत किसान सभा कब सेटअप हुई थी, किसने सेटअप करी थी? दैट इज़ बाय जवाहरलाल नेहरू। Reasons for the failure of NCM. Bazaars were looted, पहला point. Grain hoards were taken over. Houses of talukdars and merchants were attacked. Mahatma Gandhi name invoked to sanction all actions. तो इसकी वजह से NCM मूवमेंट भी फेल हो गई। तो नेक्स्ट है आपका नोट कि उत किसान सभा जो थी किसने सेटअप करी थी? बाय जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट टॉपिक इज रीज़न फॉर फेलियर ऑफ एनसीएम। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल क्यों हो गई थी, उसके क्या रीजंस थे? कि बाजार्स वर लूटेड, ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर, हाउसेज ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, महात्मा गांधी नेम इन्वोक टू सैंक्शन ऑल एक्शंस। नेक्स्ट आपका शॉर्ट नोट है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अलूरी सीताराम राजू या हु वॉज अलूरी सीताराम राजू। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है ही क्लेम दैट ही हैड वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स। अब ये जो अलूरी सीताराम राजू था ये बोलता था कि मेरे पास में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं कि जैसे अगर कोई बीमार है, किसी को कुछ चोट लगी है तो मैं उसको फटाफट ठीक कर सकता हूँ, ऐसी कुछ स्पेशल पावर्स हैं मेरे पास। ही परसुएडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। He talked about greatness of Mahatma Gandhi and inspired by non-cooperation movement. He asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. नेक्स्ट है आपका प्लांटेशन वर्कर्स कौन थे, ये भी आपसे शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं। प्लांटेशन मीन्स टू ग्रो सेम टाइप ऑफ क्रॉप, टी एंड कॉफ़ी इन अ फील्ड. Plantation workers were bonded labor. Under the Inland Immigration Act 1859, plantation workers were not permitted to leave tea gardens without permission. For plantation workers, Swaraj meant right to move freely and also retaining link with the village. Okay? तो अब ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे ये बेसिकली बॉन्डेड लेबर थी, इनको कोई भी आज़ादी नहीं थी कि ये अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा सके। अगर इनको कहीं भी जाना है या मतलब इनको अगर अपने विलेज भी जाना है, अपने घर भी जाना है तो परमिशन लेके जाना होगा। तो इनके हिसाब से स्वराज क्या था, इनके हिसाब से स्वराज यही था कि ये कहीं भी फ्रीली बिना किसी परमिशन के आ जा सके और अपने विलेज, अपने घर से ये एक लिंक बनाए रखें, कांटेक्ट में रह सके। ओके, नेक्स्ट है आपका विड्रॉ ऑफ एनसीएम मूवमेंट। अब एनसीएम मूवमेंट को भी विड्रॉ कर लिया गया, क्यों? बिकॉज इट टर्न वायलेंट एट मैनी प्लेसेस। ठीक है, जैसे ही ऊपर एक एग्जांपल दिया है कि एट चौरी चौरा 1922 इन गोरखपुर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन बाजार टर्न्ड इनटू वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। तो अब ये भी वायलेंट हो गई थी जिसकी वजह से महात्मा गांधी को ये भी एनसीएम मूवमेंट भी कॉल ऑफ करनी पड़ी, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो तो वायलेंस के एकदम ही खिलाफ थे, है ना। तो
इसकी वजह से एनसीएम मूवमेंट भी विड्रॉ हो गई। और ये जो ग्रीन पेन से मैंने अंडरलाइन करे हूँ मैं अपने नोट्स में, ये आप अच्छे से लर्न कर लेना, माइंड में रख लेना। या आपसे किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पूछ लेंगे। ओके, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर्स गवर्निंग इंडियन पॉलिटिक्स इन 1920 और इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। फर्स्ट पॉइंट है आपका वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब जब डिप्रेशन है तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि चीज़ों की जो प्राइजेज़ हैं, प्रोडक्ट्स के जो प्राइजेज़ हैं वो गिरेंगे, डिमांड्स गिरेंगी, तो सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट हुए डिप्रेशन के अंदर। एग्रीकल्चरल प्राइजेज़ बिगेन टू फॉल, डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स फेल, एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हो गया, पीजेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट, कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। नेक्स्ट है आपका सैमन कमीशन। टोरी गवर्नमेंट सेट अप द कमीशन टू सजेस्ट सम चेंजेस इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया अंडर सर जॉन साइमन। अब ये जो कमीशन थी इसके अंदर कुछ चेंजेस करने थे, कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से चेंजेस करने थे। वो प्रॉब्लम क्या थी कि इसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। ओके, तो मेन प्रॉब्लम ऑफ कमीशन वाज दैट देयर वाज नो इंडियन मेंबर। When this commission arrived in 1928 in India, it was greeted with slogan Simon go back। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। नेक्स्ट आपका नोट है वाइसरॉय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929 अ वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। लाहौर कांग्रेस कब हुआ था? दैट इज़ इन दिसंबर 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru. It demanded Purna Swaraj, declared 26 January 1930 as Independence Day, where people to take a pledge to struggle for complete independence. Next है आपका स्वराज पार्टी। C.R. Das and Motilal Nehru formed the party. Younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose also participated in it. तो स्वराज पार्टी के मेन मेंबर कौन थे? C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू। और इसका मेन एम क्या था, मतलब ये पार्टी बनाई क्यों गई थी? टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल, आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। तो ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, आपको लर्न करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका सॉल्ट पावरफुल सिंबल। Gandhiji saw salt as powerful symbol to unite nation because consumed by both rich and poor and essential item of food। अब गांधी जी जो थे वो ना सॉल्ट को एक पावरफुल सिंबल मानते थे। क्यों? क्योंकि इसे जितने भी लोग हैं, चाहे वो रिच हैं, पुअर है, मिडिल क्लास है, हर तरीके के लोग इसे अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक एसेंशियल आइटम ऑफ फूड है। डिमांड्स मेड बाय गांधी जी टू वाइसरॉय इरविन। अब गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को एक लेटर लिखा जिसके अंदर उन्होंने 11 डिमांड्स लिखी। अब उनमें से कुछ डिमांड्स तो स्पेसिफिक थी और कुछ जनरल डिमांड्स थी। तो आइए देखते हैं। ऑन 31 जनवरी 1930 गांधी जी सेंट लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। सम वर जनरल while other was specific demand of industrialists and peasants। मोस्ट चेलिंग डिमांड वॉज टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड क्या थी जो उन्होंने अपने लेटर में लिखी थी कि उस टाइम पर सॉल्ट पर टैक्स लगाया जाता था। ओके, तो अब गांधी जी ने लिखा कि इस पर से टैक्स हटाया जाए। क्यों? क्योंकि एक एसेंशियल फूड आइटम है, इसे हर तरीके के लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। पर वाइसरॉय इरविन ने उनकी ये डिमांड्स मानने से मना कर दिया। But Irwin was unwilling to negotiate and Gandhiji decided to launch civil disobedience movement। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्ट मार्च। ये सॉल्ट मार्च के बारे में है कि सॉल्ट मार्च कब शुरू हुआ, कहाँ पर शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ। ओके, तो स्टार्ट कब हुआ था ये? 12 मार्च 1920 विथ 78 ऑफिस ट्रस्टेड वॉलंटियर। स्टार्टिंग पॉइंट था इसका साबरमती आश्रम, डेस्टिनेशन था इसका डांडी गुजरात। कितने दिन लगे इसको कंप्लीट करने में? 24 डेज़। कितने माइल्स था ये? 240 माइल्स। ऑन 6 अप्रैल ही रीच डांडी एंड सेरेमोनियली वायलेटेड लॉ। उन्होंने ये
लॉ तोड़ दिया, जो सॉल्ट पर जो टैक्स लगता था उन्होंने वहाँ पर जाकर, डांडी पर जाकर उन्होंने सॉल्ट मैन्युफैक्चर करी। कैसे? बाय बॉइलिंग सी वाटर। मार्क द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड सॉल्ट लॉ ब्रेक। फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसके फीचर्स क्या थे? सॉल्ट लॉ ब्रेक करी गई and manufactured salt and demonstrated in front of government factories. Village officials resigned, foreign clothes were boycotted, liquor shops were picketed, peasants refused to pay revenue. Next है आपका effects of civil disobedience movement. Government arrested Congress leaders. 1 lakh people were arrested. Government responded with brutal repression to violent clashes. बच्चों जो थर्ड पॉइंट है इसके अंदर बाय मिस्टेक मैंने प्रेशन वर्ड लिख दिया, इट इज़ रिप्रेशन। गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूचुअल रिप्रेशन। फोर्थ पॉइंट इज अब्दुल गफर खान, अ डिवोट डिसाइपल ऑफ गांधी जी, वॉज अरेस्टेड इन 1930. आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी, वायलेंस ब्रोक आउट इन शोलापुर, अटैक्ड कोर्ट्स, पुलिस पोस्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट आप नोट है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931। इसमें गांधी जी ने कंसेंट दिया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, मंजूरी दी थी उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। गांधी जी बॉयकॉट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो बॉयकॉट कर दी थी, और सेकंड जो थी वो लंदन में हुई थी इन दिसंबर 1931। इसका रिजल्ट क्या था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का? फर्स्ट पॉइंट इज नो नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड गांधी जी रिटर्न्ड डिसअपॉइंटेड टू इंडिया, कि गांधी जी की कोई भी बात नहीं मानी गई और वो ऐसे वापस आ गए, डिसअपॉइंट होके वापस आ गए। और जब वो इंडिया आए वापस तो उन्होंने क्या देखा? इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट गवर्नमेंट हैड बिगन न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन. Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were both in jail and Congress declared illegal. Series of meetings had been imposed to prevent meetings, demonstrations, boycott. बच्चों फोर्थ पॉइंट में ये जो सीरीज ऑफ मीटिंग्स लिखा है ये आपका है सीरीज ऑफ मेजर्स. ओके, तो इसे ठीक कर लेना. ये है सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, बॉयकॉट. So Gandhi ji relaunched civil disobedience movement. अब इस पर किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और क्यों करा? पहले हैं पीजेंट्स. Rich peasants like patidars of Gujarat and the jats of UP were hard hit by trade depression and falling prices. अभी जो पीजेंट्स थे इनके काम में बहुत फ़र्क आया था कि उनके प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस थे वो गिर गए थे और ट्रेड भी ठीक से नहीं चलता था. क्यों? क्योंकि चीज़ें जो थी इंपोर्ट होती थी, बाहर से चीज़ें आती थी. तो ऑफकोर्स जब बाहर से चीज़ें आएंगी तो जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनके डिमांड कम होगी और प्राइस भी उनको कम करने पड़ेंगे. तो ट्रेड डिप्रेशन की वजह से पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट करा. अनेबल टू पे गवर्नमेंट रेवेन्यू, वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी नहीं पे कर पाते थे क्योंकि प्रोडक्ट्स के जो प्राइजेस थे वो गिर रहे थे. तो उनके लिए मुश्किल हो रहा था कि वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करें, और गवर्नमेंट भी मना कर दिया था कि वो रेवेन्यू कम नहीं करेगी. सो पीजेंट्स फाइट फॉर स्वराज, अ स्ट्रगल अगेंस्ट हायर रेवेन्यू. तो उनके लिए स्वराज क्या था? अ स्ट्रगल अगेंस्ट हायर रेवेन्यू. नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियलिस्ट. इंडस्ट्रियलिस्ट एंड मर्चेंट्स वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स. इनका भी यही रीज़न था ज्वाइन करने का. दे ऑल्सो वांटेड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन गुड्स, कि फॉरेन गुड्स को हमारे देश में आने ही ना दिया जाए. एंड रुपीज़ स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो. सो दे फॉर्म्ड इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FCCI in 1927. This was led by prominent industrialists like Purushottam Das and G.T. Birla, who supported civil disobedience movement. Next participant है आपका women. Participated in protest marches, manufactured salt, picketed foreign cloth and liquor shops, and even went to jail.
लास्ट है आपका, इसका है लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की खामियां क्या थी। इसमें सबसे बड़ी खामी यही थी कि इसमें सब लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, जैसे कि दलित्स ने नहीं किया, मुस्लिम्स ने नहीं किया, तो सब लोगों ने इसमें नहीं पार्टिसिपेट किया था। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, नॉट ऑल पार्टिसिपेंट्स वर मूव्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ स्वराज। दलित्स डिड नॉट पार्टिसिपेट बिकॉज फॉर लॉन्ग टाइम कांग्रेस इग्नोर्ड देम बिकॉज ऑफ फियर ऑफ ऑफेंडिंग सनातनीज। अब ये जो कांग्रेस थी, दलित ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया था? क्योंकि कांग्रेस इनको इग्नोर करती थी। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली कांग्रेस जो थी सनातनीज, जिसे हम मतलब अपर क्लास लोग बोलते हैं, उनको सपोर्ट करती थी ये, क्योंकि वो अपर क्लास थी और ये जो दलित थे ये लोअर क्लास थे। तो उनको यही था कि कांग्रेस को ये था, अगर हम दलित को सपोर्ट करेंगे तो कहीं सनातनीज हमारा साथ ना छोड़ दें। ओके, तो इस वजह से वो दलित्स को सपोर्ट नहीं करते थे। मुस्लिम्स felt alienated from Congress. From mid-1920s, Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religious nationalist group. Relations between Hindu-Muslims, communal clashes and riots in various cities. Civil disobedience movement divide Indian society on basis of caste, social norms and economy in many ways. अब लास्ट टॉपिक है आपका सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। ये टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है और इसमें से आपके MCQs भी काफ़ी पूछे जाते हैं। फर्स्ट है आपका फिगर और इमेजेस। आइडेंटिटी ऑफ नेशन इज सिंबलाइज्ड इन फिगर और इमेजेस। एग्जाम्पल जर्मेनिया इन जर्मनी, भारत माता इन इंडिया। सॉन्ग, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोड वंदे मातरम विच वॉज later included in his novel आनंद मठ। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा था। ओके, तो इनकी आप नॉवल का भी नाम लर्न कर लेना। ये ऑल्सो क्रिएटेड फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता। नेक्स्ट है आपका फोकलोर। नेशनलिस्ट बिगन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स संग बाय बार्ड्स। इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व इट एज वंस नेशनल आइडेंटिटी। फ्लैग, गांधी जी डिजाइंड स्वराज फ्लैग इन 1921। उसका डिज़ाइन क्या था फ्लैग का? इट वॉज इन ट्राई कलर, रेड ग्रीन वाइट, हैड स्पिनिंग व्हील इन सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। पेंटिंग, Abanindranath Tagore painted his famous image of Bharat Mata. In this painting, Bharat Mata is portrayed in ascetic figure. She is calm, composed, divine and spiritual. Icons and symbols. Icons and symbols used by nationalists in unifying people and developing feeling of nationalism. इसका एग्जाम्पल है ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राई कलर फ्लैग रेड ग्रीन येलो वॉज डिज़ाइंड विथ 8 लोटसेस। अब वो जो 8 लोटसेस थे वो किसको दर्शाते थे, किसको रिप्रेजेंट करते थे? 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड अ क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम्स। तो आप ये लर्न कर लेना अच्छे से। लास्ट पॉइंट है इसका री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। बाय द एंड ऑफ 19th century many Indians thought in order to instill a feeling of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. British saw Indians as backward and primitive, incapable of governing themselves. ब्रिटिश जो थे वो इंडियंस के बारे में क्या सोचते थे कि ये तो एक बैकवर्ड लोग हैं, पिछड़े हुए ऑर्थोडॉक्स लोग हैं। तो वो जो थे ब्रिटिश इंडियंस के बारे में ये सब सोचते थे। On the other hand, Indians began looking into the past to discover India's great achievement. They wrote about glorious development in ancient times when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, trade and craft had flourished. लास्ट आपका नोट है पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 बिटवीन गांधी जी एंड B.R. अम्बेडकर। तो अब आपका चैप्टर मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।